जिस पेरेंटिंग में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे बहुत फैसिलिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स के पास या टीनेजर्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं, कैसे एक पेरेंट इन ऑप्शंस को और कभी ओवर फैसिलिटेट भी नहीं करे, बच्चे को ओवर ग्रूम भी नहीं करे और उससे अच्छा करवा भी ले। बहुत ही रेलेवेंट है कि कहीं पर ओवर पेरेंटिंग तो नहीं होगी। हम सुनते हैं केसेस स्कूल्स में 9, 10, 11, 12 के बच्चे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, बाद में वो बच्चा 2 दिन के लिए दुबई जाके दुबई में शॉपिंग कर रहा है, फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, फिर उसका पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और वो सब आ रहा है इंस्टाग्राम। आजकल बच्चों को थोड़ा सा कुछ बोला और वो ओवरवेल्म्ड रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो हर चीज में एक्सेस है, इसको कैसे हम लोग डील करें? पुराने टाइम में अगर हमारी किसी से मोहल्ले में लड़ाई जाती थी, खेलते हुए लड़ाई जाती थी, स्कूल में कोई कहा सुनी जाती थी, हम कभी पेरेंट्स को आते नहीं बता, हम सॉर्ट आउट करके आते थे। हाँ। हम अपना आप सॉर्ट आउट करते थे। बिल्कुल। पावर गेम जो होता था ना, हम समझते थे। जनरली लोग सोचते हैं कि एडिक्शन क्या है। आज की तारीख में अगर मैं टीनेजर गर्ल्स की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा एडिक्शन है एनीमे। बहुत बड़ा एडिक्शन है। और जनरली जो 9, 10 में जो बहुत सारी गर्ल्स होती है, एक बार अगर वो साउथ कोरियन वो जो BTS बैंड अगर आपने सुना, शायद इंडियन टीनेजर गर्ल्स बहुत बड़ा फैन बेस है उसका। और बॉयज़ के लिए भी इस तरह से एडिक्शन है। बॉयज़ के लिए भी एनिमे के दूसरे वर्जन भी आते हैं। गेम्स बहुत बड़ा एडिक्शन है, जिसमें बच्चे रात में ग्रुप बना के गेम खेलते हैं। भले वो खेल अपने रूप में रहा है, लेकिन उसके 4 दोस्त अलग अलग जगह से सेम टाइम में लॉग इन कर रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं। तो कब बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसलिए डिजिटल थोड़ी सी मॉनिटरिंग चाहिए। ये रूल्स आप पहले से बना के चलेंगे तो दिक्कत नहीं। हेलो नीलेश सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आज हमारे साथ नीलेश सर हैं और नीलेश सर ने लास्ट 2 डिकेड्स में पेरेंटिंग में और टीनेजर्स के साथ बहुत सारा काम किया है। और कोटा में यदि पेरेंटिंग की बात आती है तो सबसे पहले सर का नाम आता है और सर ने ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो सर के साथ हम लोग आज पेरेंटिंग पे डिस्कशन करेंगे और आप सभी पेरेंट्स को इस पॉडकास्ट के बाद वापस से एक बार ये जरूर सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप मुझे यही बताएं कि कैसे पेरेंटिंग ग्रो कर रही है, एक हमारे टाइम की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। आई थिंक किसी ज़माने में हम बहुत नेचुरल में पेरेंटिंग करते थे। जी सर। तब इस शब्द को यूज़ भी नहीं करते थे। बिल्कुल। आज की तारीख में हम पेरेंटिंग शब्द यूज़ करते हैं। जी। आज से 20 साल पहले तो मुझे लगता है कोई PTM का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। पेरेंट टीचर्स मीटिंग नहीं होती थी, नहीं होती थी कभी कोई काउंसलिंग नहीं होती थी, कभी कोई पेरेंटिंग सेशंस नहीं होते थे। नहीं होते थे सर। ये सब अभी शुरू हुए। बिल्कुल। और मैं अगर पुराने ज़माने की बात करूं तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम 4 भाई हैं, है जी ना? सर। और मेरे फादर से अगर उस ज़माने में पूछ लिया जाता कि यार वो आपका सबसे छोटा बच्चा जो नीलेश, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो एक बार में तो सही जवाब नहीं दे पाते। वो उनको 4 ऑप्शन देने पड़ते हैं। ठीक बात है। सो जी सर। अब आज की तारीख में अगर हम देखें, हमारे 1 या 2 बच्चे होते हैं जी। और हमें उनके बारे में सब कुछ पता होता है। बिल्कुल। इनफैक्ट उस ज़माने में चूंकि पेरेंटिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, तो लाइफ बड़ी सिंपल थी। जी। आपके बच्चों को कौन से स्कूल में भेजना है, ये बहुत सिंपल समस्या थी। 2 या 3 रीजंस होते थे। सबसे पास में कौन सा स्कूल है, फीस किसकी सबसे कम है। जी। बिल्कुल। ये 2 पैरामीटर्स देखते थे। यही आज की फाइनल तारीख थे। यही फाइनल थे। हाँ। ठीक है। आज की तारीख में आपको बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है, चाहे प्ले ग्रुप में भेजना है, चाहे मिडिल क्लास में भेजना है, चाहे 11th 12th में भेजना है, या कौन सी कोचिंग में भेजना है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। बिल्कुल। है ना? पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है, 15-20 वेरिएबल्स इंड्यूस होते हैं इसमें। जी। सो पेरेंटिंग हैज इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो और नीड भी है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ज़माना चेंज हो रहा है, और जब हम खुद रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो कई बार हम रिग्रेट भी करते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे ये दे दिया होता तो मैं शायद कुछ और कर जाता। एग्जैक्टली सर। ये हर जो करंट पेरेंट है ना, वो कभी ना कभी रिग्रेट करता है इस बात को, सोचते हैं सर इस है ना? ऐसा नहीं कि हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, पर हमें लगता है यार मुझे क्यों नहीं बताया गया इस बारे में। बिल्कुल। सो हम शायद वो गिल्ट साथ लेके चलते हैं, और इसी वजह से हम अपने बच्चे के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश करते हैं। एंड देयर नथिंग रॉन्ग, और हम सीखने की भी कोशिश करेंगे कि कहीं से क्या मिल जाए। जी। और सो दिस पेरेंटिंग इज इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अभी जिस पेरेंटिंग में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे बहुत फैसिलिटीज हैं, पेरेंट्स भी बहुत सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं, स्टूडेंट्स के पास या टीनेजर्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो कैसे एक पेरेंट
इन ऑप्शंस को और कभी ओवर फैसिलिटेट भी नहीं करे बच्चे को, हम्म, ओवर ग्रूम भी नहीं करे, ओवर किसी भी चीज में ओवर भी नहीं करे और उससे अच्छा करवा भी ले। तो कैसे इन सब चीजों में हम लोग सामंजस्य बिठा सकते हैं, कैसे पेरेंट्स को इन सब चीजों के डिसीजन लेने चाहिए? सर ये बहुत ही रेलेवेंट है कि कहीं पर ओवर पेरेंटिंग तो नहीं हो रही, जी, और मुझे लगता है कि काफ़ी केसेस में ओवर पेरेंटिंग हो रही है हो आजकल। रही है। हाँ, कैसे, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। भाई हम लोग वी कांट गो बैक 30 इयर्स बैक एंड 40 इयर्स बैक, जब हमारे पेरेंट्स हमें सुनाया करते थे कि वो स्ट्रीट लाइफ में पढ़े। जी, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हमारे पास में रिसोर्सेज हैं तो हमें, और किसके लिए, अपने बच्चों के लिए तो है, किसके बिल्कुल। लिए है, बिल्कुल। हमें अपने बच्चों को दे के जाना है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है और हम उसको कितना दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे। जी, उस बच्चे को अपने घर से स्कूल जाना है या घर से कोचिंग जाना है ना, और वो उस एज में है, टीनेजर एज में, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत ड्राइव करके जा सकता है। आप उसको एक टू व्हीलर दे सकते हैं, आप उसको एक कार दे सकते हैं। लेकिन आप टू व्हीलर दिलाते हुए उसको आप 4 लाख रुपए की बाइक दिलवा रहे हैं, दिस इज ओवर पेरेंटिंग। जी सर, जी सर। आपको कार देनी है, आपने उसको एक सिंपल कार दी, 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की कार दी, बच्चे को क्या चाहिए, पर आप उसको 50 लाख की कार दिला रहे हैं। वो गलत है। हम सुनते हैं केसेस स्कूल्स में 9, 10, 11, 12 के बच्चे, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है सर, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। अच्छा, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन भी कुछ होता है सर? आपने अंबानी की वेडिंग सुनी होगी सर, है ना, जो पूरे साल भर चली थी। जी सर। आजकल स्कूल्स में इस लेवल पे, जहां पर अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ, एलिटी स्कूल्स की, अब क्या हो रहा है सर, एक बच्चा के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि उसका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, जी, बाद में वो बच्चा 2 दिन के लिए दुबई जाके दुबई में शॉपिंग कर रहा है, जी, फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, जी, फिर उसका पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, जी, और वो सब आ रहा है इंस्टाग्राम पे। जी सर। अब उसके साथ में जितने भी उसके दोस्त हैं, पीयर ग्रुप है, वो उनकी भी नीड, अब उस बच्चे ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। जी, अब जो बच्चा कर पा रहा है वो तो ठीक है, जो बच्चा नहीं कर पा रहा, जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो बच्चा एंजाइटी में जा रहा है। अगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ सिस्टम कमजोर है, तो उसको लग रहा है कि दिस इज ओनली द वे, और वो उसको मैच नहीं कर पा रहा। सो ही इज गेटिंग दिस फॉर्म कि मैं नहीं कर पा रहा, एंड देन वंस ही गो बैक, घर पे जाता है, तो वो वहां पर जाके पेरेंट को बोलता है कि मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए। अब पेरेंट्स उसको कैसे टैकल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही सर। इसमें जैसे आपने एक प्रॉब्लम रखी है, और नो डाउट ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ आएंगी कि दिवाली पे उसके पापा ने उसको गोल्ड चेन दिला दी, मेरे लिए क्या होने वाला है। तो ये जो ओवर स्पेंडिंग है या ओवर फैसिलिटेट जो हम लोग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम हमारे बच्चों को कैसे ये समझा सकते हैं कि आप जिस परिवार से हो उसमें हम लोगों को इन चीज़ों को ऐसे डील करना है, आपका जो फ्रेंड है वो इन चीज़ों को किस वे से डील कर रहा है, वो हमारे पैरामीटर्स कभी भी नहीं बन सकते। तो ये चीज़ें हम ही को उनको बतानी चाहिए। तो उसमें आप कैसे गाइड करोगे कि क्या वे हो सकते हैं जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर दें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो आपकी फैमिली के स्ट्रक्चर के हिसाब से या फैमिली में क्या चलता है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो उस पर आप कैसे गाइड करोगे? सर इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है कि वेदर द फैमिलीज की वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है या नहीं है, जी, और दूसरा है कि अगर है भी तब भी ये सब पूरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी, भाई एक तो है ही नहीं, जी, तो वहां तो अलग तरह से डील करना है। जी, दूसरा है कि है तब भी ये जो डिमांड है, इज इट जस्टिफाइड डिमांड? ये डिमांड तो जस्टिफाइड नहीं है, ये तो किसी भी तरीके से पेरेंटिंग सही नहीं है। बिल्कुल, एक बच्चा अपनी मदर को पीटीएम में आने से इसलिए मना कर देता है कि मदर के पास आईफोन नहीं है, जी, उसको लगता है कि मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे। जी, नाउ दिस इज नॉट द पेरेंटिंग। मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चे को आईफोन या गैजेट्स या इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि हमारा स्टेटस डिफाइन करते हैं। जी, तो यहाँ पर जो अपन बोलते हैं कि यहाँ पर बच्चे से रोज बात करने की जरूरत है, वैल्यूज जो हमें देनी है ना, वो यहाँ पर बहुत जबरदस्त देने की जरूरत है कि यू डोंट डिसाइड योर वैल्यू बाय सीइंग समबडी एल्स गैजेट्स, है ना। आपके पास जो है आपको अपनी वैल्यू उसी से डिसाइड करनी है, और यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ठीक है। कई जगह ऐसा भी होता है लोग ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, पेरेंट्स ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं। मैं तो इतने सारे काउंसलिंग के केसेस देखता हूँ सर,
छुट्टी मनाने, बच्चे की छुट्टी मनाने, क्योंकि बच्चे ने जिद करी तो सिंगापुर जाया जा रहा, कोई जी। इशू नहीं है। पर आप लोन लेके सिंगापुर जा रहे हैं जस्ट टू फुलफिल बच्चे की विश। आपके पास पैसा, आप घूमने जाइए, पर आप सिर्फ बच्चे की जिद पूरी करने के लिए लोन लेके ये काम कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। सो हमें अपनी लिमिटेशंस भी देखनी है, और एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि बच्चा किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके गलत डायरेक्शन में जाए। तो अभी जो सर ने बताया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि हम फैमिली में एज ए पेरेंट्स बच्चे से कितना डिस्कशन कर पा रहे हैं, कितना हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारी लर्निंग्स को बच्चे तक कितना ऑनेस्टली पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि यदि हम लोग उस चीज़ को बहुत ऑनेस्टली पहुंचा पाएंगे और बच्चे को ये बता पाएंगे कि हमारी ये लिमिटेशंस हैं और आपको इन लिमिटेशंस में चलना चाहिए, यही, क्योंकि पेरेंटिंग की कुछ ड्यूटीज़ हैं तो कुछ ड्यूटीज़ बच्चे की तरफ से भी तो हैं। तो हमें पेरेंटिंग की ड्यूटी तो पूरी करें, लेकिन बच्चे को इस चीज़ के लिए भी लिटरेट करें कि बच्चों की भी एक ड्यूटी है कि हम किसी भी चीज़ को ओवर एम्बिशियस ना रहें, उन चीज़ों को समझें। और जो सर ने सोल्यूशन बताया कि आप बच्चों से टाइम स्पेंड करो, अपनी जो रियलिटी है उसको कितना क्लियरली आप बच्चों से डिस्कस कर पा रहे हो, यही उसका बेस्ट सोल्यूशन है। तो बेस्ट सोल्यूशन है सर कि हम लोग टाइम स्पेंड करें और बच्चों को ये समझाएं कि आपकी फैमिली कैसे सोचती है और कैसे आगे चलना चाहती है। फिर सर नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं कि आजकल बच्चों को थोड़ा सा कुछ बोला और वो ओवरवेल्म्ड रेस्पॉन्स करते हैं। गुस्सा करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। तो ये जो हर चीज़ में एक्सेस है, इसको कैसे हम लोग डील करें सर? सर बहुत बड़ा रोल है पेरेंटिंग का जी ना। हम लोग हर जगह पे ना ओवर पैम्परिंग कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं पड़ रहा होता है। जी। पुराने टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि रेफरेंस वहां से आएगा। अगर हमारी किसी से मोहल्ले में लड़ाई हो जाती थी, खेलते हुए लड़ाई हो जाती थी, स्कूल में कोई कहानी सुनी जाती थी, हम कभी पेरेंट्स को आके नहीं बताते। सर उसमें बताते थे तो एक फायदा था कि दोनों जगह पिटाई होती थी, बाहर से भी डांट पड़ी और इधर पेरेंट्स से भी डांट पड़ेगी, तो बेटर ये था कि हम सॉर्ट आउट करके आते थे। हाँ। हम अपने आप सॉर्ट आउट करते थे। बिल्कुल। ठीक है, अब उस सॉर्ट आउट करने में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे पावर गेम जो होता था ना, हम समझते थे। बिल्कुल। मोहल्ले की लड़ाई में हम पावर गेम समझते थे, स्कूल में हम पावर गेम समझते थे, कहाँ झुकना है, कहाँ थोड़ा सा अपना। अब आज की तारीख में बच्चा वो चीज़ तो समझ ही नहीं पा रहा, वो सीख ही नहीं पा रहा, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आप हर चीज़ में जंप कर लेते हो। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बच्चों, ये हमारा रोल है एज ए पेरेंट कि हमें अगर बच्चे का कुछ गलत हो रहा है तो हम बोलें, लेकिन कुछ चीज़ें तो बच्चों को अपने आप मैनेज करनी आनी चाहिए। तो ये जो ओवर इन्वॉल्वमेंट है, ओवर पेरेंटिंग की बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो गड़बड़ करता है। अभी मैं कल ही एक गुजरात के एक बिजनेसमैन की स्टोरी पढ़ रहा था जी। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मैंने आज इसको फेसबुक पे डाला है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे हैं, और उनके एक वो अनरिटन रूल है कि जब भी उनका बच्चा कहीं से पढ़ के आएगा, वो स्टैनफोर्ड पढ़ने जाए, हार्वर्ड पढ़ने जाए, वो 1 महीने के लिए उसको पूरे इंडिया की टूर पर भेजते हैं। बिल्कुल, मैंने भी ये स्टोरी पढ़ी हुई है सर। बिल्कुल। एंड मुझे तो थोड़ी सी एक्सेस लग रही है वो, हाँ। बट मुझे लगता है कि हम उतना नहीं करें, लेकिन कुछ तो करें। क्या वो बच्चा बिना आपके नाम के, बिना आपके टाइटल के, बिना आपकी जान पहचान के कहीं पे जाके कुछ खरीद सकता है, कहीं पे जाके किसी का फॉर्म भर सकता है, कहीं पे जाके किसी से इंटरेक्ट कर सकता है? तो ये जो स्किल्स है ना, ये हम बच्चे को जरूर सिखाएं। अब वहां पर जो आते नहीं, बच्चा क्यों एक्साइटेड हो जाता है, बहुत जरा उग्र हो जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि वो अपने आप कोई चीज मैनेज ही नहीं कर रहा होता। आप सब चीजें उसके लिए मैनेज करके दे रहे होते हैं, तो वो जो पीयर ग्रुप लर्निंग होती है वो नहीं आ पाती। इनफैक्ट मैं हमेशा मानता हूं कि हम हमेशा चाहते हैं कि बच्चों को एक फेयर ट्रीटमेंट मिले। जी। ये हमारी कोशिश होती है, इसलिए हम आगे से आगे उसकी मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा अपने घर से बाहर कदम रखता है, आउटसाइड वर्ल्ड में जाता है, द आउटसाइड वर्ल्ड इज वेरी नास्टी वर्ल्ड। जी। है ना, वहाँ फेयर तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, वहाँ फेयर तो मिलना ही नहीं ट्रीटमेंट, वहाँ अनफेयर ही मिलना है। जी। और उस बच्चे को हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की आदत है। हाँ। तो अभी तो उसको फेयर डील करना नहीं आता, अनफेयर कैसे डील करेगा? तो ये थोड़ा सा ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। कुछ चीज़ें अपने आप मैनेज करें, कुछ इश्यूज अपने आप मैनेज करें, ये नहीं कि हर जगह पेरेंट्स जंप करें। तो सर इसमें जो बताना चाह रहे हैं कि हम छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे कुछ बैंकिंग के काम हैं, कुछ मार्केटिंग के काम हैं, कुछ खुद की चीज़ों को मैनेज करना है, घर में खुद के कपड़ों को ही मैनेज करना है, खुद के शुरू से खुद के बैग को मैनेज करना, हम जितने छोटे छोटे काम बच्चों से करवाएंगे और वहाँ उनको अप्रिशिएट जरूर करें कि आप अच्छा कर रहे हो ये काम, लेकिन उनको जिम्मेदारियां दें। और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे वो जीतें और हारें,
वो जब हार रहे हैं तो भी उनको ये बोले यार कि तू हारा, लेकिन थोड़े से तो हारा, थोड़ा अच्छा करता तो शायद तू जीत जाता। और जब जीते तो ये बोले कि जो हारे हैं तूने उनको अप्रिशिएट किया या नहीं किया। तो जब उनकी जीत में भी बहुत उनको खुद भी खुश ना हो, और उनको भी बोले कि जो लोग हारे उनके साथ भी आपको होना चाहिए। और जब वो हारे तो उनको ये फील कराएं कि जो लोग जीते वो भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा कर गए इसलिए वो जीत गए। तो ये गैप हम लोग कितने अच्छे से उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें उनको कितना जिम्मेदारी से करवा रहे हैं सर, उस चीज को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, और उसी से ये चीजें क्लियर होती जाएंगी बच्चों को। तो ठीक है सर, अब नेक्स्ट एक जो इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। इसने बहुत ज्यादा अच्छा भी कर रखा है और बुरा भी कर रखा है। बिल्कुल। तो अच्छे के लिए मैं जैसे बोलूं कि बहुत सारी पढ़ाई मोबाइल से हो जाती है, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं, और बुरा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो सर यहाँ हम लोग पेरेंट्स कैसे कैसे इसको, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे बच्चे डील कर पाए? ये तो सर मुझे लगता है सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं रही आज की तारीख में मोबाइल पेरेंट्स की प्रॉब्लम मेरी है। भी है सर। हाँ और ये पेरेंट्स के पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है। जी सर, बिल्कुल सही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स के पेरेंट्स की भी है सर। सो इससे कोई बच नहीं रहा। और ठीक है, पर ये कि पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी जी ली, पेरेंट्स के जो इस समय जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने करियर में वेल सेटल्ड है, तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो टीनेजर्स हैं उनके लिए बड़ा क्रिटिकल है ये रोल। बिल्कुल सर। और वो क्रिटिकल इसलिए है कि जब बच्चा, क्योंकि ये ना कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है बच्चा इस वर्ल्ड में, इंटरनेट वर्ल्ड में, ये पता नहीं पड़ता पेरेंट्स को जी। और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स है जी, जैसे आपका कोई बड़ा बच्चा है वो कहीं पहुंच गया, तो आपने उसकी जर्नी देखी तो आप छोटे बच्चों को गाइड कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर। या आपकी जॉइंट फैमिली में उसमें आपने अपने कजन्स को देखा है तो आप गाइड कर पाएंगे, आप समझेंगे। लेकिन आपका पहला ही बच्चा है जी, और आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बैंगलोर में, पुणे में, कहीं बाहर मेट्रो में रहते हैं, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है, तो आप एक बहुत आइसोलेटेड जिंदगी रहते हैं। तो वहाँ पर आप बच्चे के बिहेवियर को पहले से समझना बहुत जरूरी है। जी। जब आपका बच्चा छोटा है, 7th 8th क्लास में, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, यूट्यूब पढ़ रहा है, आपको बहुत अच्छा लगता है यार ये बहुत काम की चीज़ें पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है ना, बहुत काम, और कर भी रहा होगा। हाँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं, कर भी रहा होगा। लेकिन उसके बाद ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाती है सर। जी। मैं मानता हूँ कि 10% 20% केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर बच्चा ड्रिफ्ट नहीं होता, या ड्रिफ्ट होता है तो बहुत नॉमिनल ड्रिफ्ट होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में बच्चा बहुत ड्रिफ्ट होता है। एग्जैक्टली। ये फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को समझना चाहिए। जी। अब जब बच्चा ड्रिफ्ट होता है तो कहाँ कहाँ जाता है, लोगों ने समझा होगा। देखिए, जो सबसे बड़ा ड्रिफ्ट बच्चों का होता है मोबाइल पे, वो बड़े अच्छा, उसके साथ बहुत सारे फिर बिहेवियरल चेंजेस आने चाहिए होते हैं, हार्मोनल चेंजेस शुरू आते हैं। शुरू में तो आप बच्चे की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन जैसे बच्चा 11-12 में आ जाता है, आप देखेंगे कि अधिकतर केसेस में पेरेंट्स कभी अपने बच्चे की मोबाइल की हिस्ट्री भी चेक नहीं कर सकते। उनके पासवर्ड्स से लॉगिन होता है, वो आप उनके अकाउंट को चेक नहीं कर सकते। और आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, स्कूल में कुछ कर रहे हो, कोचिंग में कुछ कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, आप एक के बाद एक रिसोर्सेज जो बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन उसका जो रीजन है ना, वो कहीं ना कहीं इस मोबाइल में छुपा पड़ा हुआ है। हाँ। कि वो मोबाइल पे अपना समय कैसे बिता रहा है। जी। क्या वो अपोजिट सेक्स के साथ इन्वॉल्व है, क्या वो गेम्स में इन्वॉल्व है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो उनका एक्सेस ही नहीं है। आप तो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट कर रहे हो उसका। जी। आप तो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट चल रहा है, और जब आपको मालूम पड़ता है तब तक इतना लेट हो चुका होता है कि वो बच्चा सुनना पसंद नहीं कर रहा होता, बहुत रिबेलियस बिहेवियर हो जाता है। तो हमें कुछ ग्राउंड रूल्स बनाने होंगे यहाँ पर। जी। प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमें ग्राउंड रूल्स शुरू से बनाने होंगे, और उन ग्राउंड रूल्स के लिए पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी। ना ग्राउंड रूल्स क्या हो सकते हैं कि पेरेंट्स जैसे ना आपके टाइम जोन्स पर आए, आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हो, मोबाइल नहीं चलाएंगे, सिंपल सा ग्राउंड रूल है। जी। सेकंड रूल इस तरह से बना सकते हैं कि चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हो, जब भी आप अपना लैपटॉप या टैब एक्सेस कर रहे हो, वो ऐसा कॉर्नर हो जहां से सब कुछ दिखता हो। जी। आपकी स्क्रीन दिखती हो। जी। तो बच्चे को शुरू से ऐसे ही है, बेटा तू लैपटॉप यूज करेगा, टैब यूज करेगा, आज के जमाने में मना नहीं कर सकते, लेकिन आपका वो एक कॉर्नर प्लेस है, वहां पर आप बैठ के कर रहे हैं और आपकी जो स्क्रीन है वो विजिबल है। जी। ये शुरू से बताना पड़ेगा। एक बार बच्चा अगर अपने पर्सनल रूम में ले जाना शुरू कर दिया, अंदर से लॉक करना शुरू कर दिया, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है कंट्रोल करना। हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये हम ग्राउंड रूल्स बना के चलेंगे, रात को 11 बजे बाद नो इंटरनेट, अनलेस की इमरजेंसी हो। जी। पर नॉर्मल कोर्स में नहीं होना चाहिए कि बच्चे का शेड्यूल ही डिस्टर्ब हो रहा है, रात को 11 बजे पढ़ने बैठता है, सुबह 5 बजे तक पढ़ रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, पेरेंट्स का वो सोने का टाइम है, बच्चे का जगने का टाइम है। जी। आपकी मॉनिटरिंग वीक होती है। जी।
तो हमें ये सिंक करना पड़ेगा, और ये सिंक आप शुरू में ही कर सकते हैं। ये एक बार सिचुएशन हाथ से निकल जाती है ना, फिर आप नहीं कर सकते इसको सिंक जी। तो जब बच्चा 10-11 साल की एज में आ रहा है, जब उसको आपने मोबाइल या लैपटॉप या टैब का एक्सेस दे रहे, तभी से ग्राउंड रूल्स बनाने पड़ेंगे, और इसको आपको साथ में उसको लेके चलना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। सबसे बड़े एडिक्शन जो है, जो जनरली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को तो नहीं पता होता ना जी। जनरली लोग सोचते हैं कि एडिक्शन क्या है, मतलब ना आज की तारीख में गर्ल्स की, अगर मैं टीनेजर गर्ल्स की बात करता हूँ, तो सबसे बड़ा एडिक्शन है एनीमे। बहुत बड़ा एडिक्शन है, और जनरली जो 9-10 में जो बहुत सारी गर्ल्स होती है, एक बार अगर वो साउथ कोरियन, वो जो BTS बैंड अगर आपने सुना, बहुत से पेरेंट्स ने नहीं सुना होगा, लेकिन BTS बैंड अगर आप जाके देख लीजिएगा, उसकी इंडियन टीनेजर गर्ल्स बहुत बड़ा फैन बेस है उसका। वो इतना बड़ा एडिक्शन है कि एक बार बच्चे को लगता है एडिक्शन, तो बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब उन्हीं के पीछे चला जाता है ना, क्या वो कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू करता है, कोरियन कल्चर फॉलो करना शुरू करता है। आप उनके रूम में जाएंगे, कोरियन पोस्टर दिख जाएंगे, कोरियन म्यूजिक वो सीखना शुरू कर देता है। तो ये हमें सिम्टम्स हैं कि बच्चा जा रहा है, और इसमें बच्चा 6 महीने 1 साल अपना खराब कर देता है। बाहर निकलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बाहर निकलता है, लेकिन वो 6 महीने 1 साल खराब कर देता है। और बॉयज़ के लिए भी इस तरह से एडिक्शन है, बॉयज़ के लिए भी एनिमे के दूसरे वर्जन्स भी आते हैं बॉयज़ के लिए। फिर गेम्स बहुत बड़ा एडिक्शन है जी, जिसमें बच्चे रात में ग्रुप बना के गेम खेलते हैं, भले वो खेल अपने रूप में रहा है, हाँ। लेकिन उसके 4 दोस्त अलग अलग जगह से सेम टाइम पे लॉग इन कर रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं। तो और ये गेम्स भी बहुत बड़ा एडिक्शन है। तो कब बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, इसलिए डिजिटल थोड़ी सी मॉनिटरिंग चाहिए, और ये रूल्स आप पहले से बना के चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो सर ने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हमें खुद पेरेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा कि रात को 10-11 बजे तक हमने यदि मोबाइल रख दिया है, तो अब सुबह 7-8 बजे के बाद ही मोबाइल हम लोग टच करें, इंटरनेट को उस ड्यूरेशन में घर में यूज़ ना करें। साथ में जो सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो स्क्रीन है आपकी, उस स्क्रीन विजिबल रहे, तो ये पहले आपको करना होगा। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप मोबाइल को यूं मत यूज़ कीजिए ना, आप आराम से रख के यूज़ कीजिए। आप एज ए पेरेंट पहले वो करने लग जाओ, और जब आप खुद करने लग जाओगे, आपके पासवर्ड आप कभी लॉक मत करो, सबको बताओ अपनी फैमिली में पासवर्ड। आप अपनी हिस्ट्री डिलीट मत करो कभी भी। आप खुद नहीं करोगे ना, तो आप अपने बच्चे को ये बात बोलने की कंडीशन में हो। मुझे लगता है कि 90% जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, जो न्यू पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरेंट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मुझे भी वही जहां चीज भी लगी आपके थी। जो थोड़ा बहुत भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना जी हस्बैंड वाइफ की ओपिनियन में, जी, उसका जो सबसे बड़ा माइलेज उठाता है वो बच्चा उठाता है। बच्चा उठाता है। उस ये चीज situation अपन में- और डिटेल में डिस्कस करते हैं सारी पेरेंटिंग में। तो जो बात आ रही थी निकल के वो ये आ रही है कि पेरेंट्स कितने ओपनली ये बात शो कर रहे हैं कि मैं मेरा मोबाइल कैसे यूज करता हूँ। यदि मैं मेरा मोबाइल ऐसे यूज करता हूँ कि तुम कभी भी मेरा मोबाइल उठा के यूज करो, मेरी हिस्ट्री भी दिखेगी, मेरा कोई पासवर्ड भी नहीं है, और मेरे मोबाइल में कोई ऐसे ग्रुप्स भी नहीं है जिनको मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, तो आप वो पेरेंट्स से, वो बच्चों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले आपको खुद चेंज होना पड़ेगा। तो आप सब इस चीज को सोच सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो सर ने अभी टच किया, मैं उसको एक बार वापस से बोलता हूँ कि हस्बैंड वाइफ और साथ में यदि आपके साथ पेरेंट्स भी रहते हैं, तो हम केवल हस्बैंड वाइफ तक रुक जाते हैं, लेकिन साथ में यदि हम पेरेंट्स भी रहते हैं तो उनका भी रोल होता है। तो हम उन चीजों को कितना अच्छे से मैनेज करें, कैसे मैनेज करें, जिससे बच्चे ओवरऑल देख के ही सीख जाएं, क्योंकि नो डाउट बच्चे देख के जितना सीख रहे होते हैं उतना बोलने से नहीं सीख रहे होते। बिल्कुल सही है। तो सर इस पे आप जो बोलना चाहते हैं वो बताएं। सो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है ये कि पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप कैसे है, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे बहुत पड़ता है। जी सर। और जब भी पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप में स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे बहुत पड़ता है, और बच्चे को उस समय डाइवर्ट एक्चुअली हो क्या रहा है आपके पास। जब आप वर्किंग में हो ना, तो आपके पास एनर्जी जो है वो थोड़ी सी बचती है, काम करने के बाद बहुत कम एनर्जी बचती है, और वो एनर्जी अगर आप आपसी रिलेशनशिप में ही निकाल रहे हो, एक दूसरे को मतलब होता है ना कि आप ब्लेम अपने करने पे, ब्लेम कमियां डिस्कस करने पे, तो आप बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। और जो आपने मोबाइल की बात करी है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। आप बच्चे का मोबाइल तो तब चेक कर पाओगे जब अपने स्पाउस का मोबाइल चेक करने की फ्रीडम है आपके पास। सही बात है सर। क्योंकि वो बच्चा जानता है कि आप अपनी स्पाउस का मोबाइल चेक नहीं कर सकते। जी सर। सो सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ में कितने पेयर्स ऐसे हैं जो ये बोल सकते हैं कि
हमें मेरा लॉक मोबाइल करने की जरूरत ही नहीं है। आप रखो ना मेरा मोबाइल आपके पास, आपके आप पास, use हाँ, करो। हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत तो वहां से होनी है। हाँ। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, टॉप, चैरिटी बिगिंस एट टॉप। बिल्कुल। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट आई थिंक ये कर सके तो हम अपने लेवल पे वो ट्रांसपेरेंसी ला पाए, हस्बैंड वाइफ आपस में वो ट्रांसपेरेंसी ला पाए, तो हम बच्चे को नीचे डाउन द लाइन बोल सकते हैं। सर इसमें थोड़ा सा अपन ये भी ऐड करें कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली में केवल इस चीज पे नहीं रुका जा सकता कि हस्बैंड वाइफ, उनका भी इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका रोल होता ही है, हालांकि धीरे धीरे फैमिलीज में कम होता जा रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, फिर भी जहां पर भी रह रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सारी जगह ये भी देख रहा हूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत जरूरत से ज़्यादा समय मोबाइल पे बिता रहे हैं। मैं तो खुद अपने घर में देखता हूँ कि मेरे जो फादर हैं उनको कई बार बोलता हूँ कि आपके लिए हम टीवी लगा देते हैं, उस पर आप अपना जो भी भजन कीर्तन सुन लीजिए, लेकिन वो उनको मोबाइल पे ही सुनना है। तो उनके लिए खुद के लिए भी है ना, आप बहुत घंटों तक मोबाइल देखते रहते हैं तो उनकी स्पॉन्डिलाइटिस सब चीज़ें नेक में इश्यूज आते हैं। और फिर होता क्या है, जैसे ही उनके जो ग्रैंड किड्स आते हैं उनके पास, तो वो उनके पास एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, तो उनकी भी कोशिश रहती है ओवर पैम्परिंग की। तो वहां पर भी एक थोड़ी सी पैम्परिंग ज़्यादा हो रही है ना। तो भले ही हम जब हम छोटे बच्चे थे हमें बहुत टफ तरीके से पाला गया, लेकिन अब जब वो ग्रैंड पेरेंट बन गए ना, तो वो टफनेस वो अपने ग्रैंड किड्स पे नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे, बल्कि अगर हम अपने बच्चों को कुछ बोले तो वो हमारे से हमें डांट पड़ रही है। तो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल भी बड़ा क्रिटिकल है, बट ग्रैंड पेरेंट्स भी समय के साथ काफ़ी चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें खुद को भी चेंज होना पड़ेगा पेरेंटिंग करते समय, कि हम लोग कितने ऑथेंटिक हैं परिवार को लेके, उसके आउटपुट बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट, इस चीज़ों में आप ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं पेरेंटिंग में, इसको भी हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साथ में लेके आते रहेंगे। मैं आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा होता हूँ। सर कुछ ऐसे थंब रूल जो आपको लगता है कि ज़्यादा सोचो मत, बस ये थंब रूल तो तुम लोग फॉलो कर लो, तो उससे जहां है वहां से कुछ तो बेटर होने लग जाएगा, और वो थंब रूल्स हो सकता है कुछ महीनों में रिजल्ट लेके आ पाए, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है और जब जो लोग पहली बार सुन रहे हैं तो उनको उन थंब रूल्स से डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो कुछ ऐसे थंब रूल्स बताएं जिससे कि वो आज से ही यूज करने लग जाए। जैसे एक चीज मैंने बताई थी कि खाना खाते वक्त, क्योंकि एक वो बहुत अच्छा फैमिली टाइम होता है जहाँ पर हमें बच्चे से कनेक्ट होने का टाइम मिलता है ना। तो खाना आप सब साथ खाने की कोशिश कीजिए, और खाना खाते वक्त भी, जैसे मान लीजिए मैं एक पेरेंट हूँ, है ना, और मेरे को एक्चुअली मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे को अपने बच्चों से बात करना टाइम से वो 20 से 25 मिनट है जब मैं डाइनिंग टेबल पे हूँ। लेकिन उस डाइनिंग टेबल पे भी अगर मैं मोबाइल पे स्क्रोलिंग में लगा हुआ हूँ, फोन पे लगा हुआ हूँ, तो आई एम लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी जी टू इंटरेक्ट। और या मेरा बच्चा लगा हुआ है तब भी मैं लूज कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी। तो एक जो आपने बोला कि कुछ बेसिक ग्राउंड रूल, वन ग्राउंड रूल जो हम बोल सकते हैं, यार 20 मिनट 25 मिनट जब आप डाइनिंग टेबल पे हो ना, कोई फोन नहीं, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम स्क्रोलिंग तो नहीं, किसी का फोन आ जाए तो उठा लो, बात कर लो, लेकिन ये नहीं कि व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, स्क्रोलिंग चल रही है, वो तो मैं एटलीस्ट बंद करें जी। ये चीज है ना। सेकंड, मैं मोबाइल पे बस स्पेसिफिक बात करूंगा, 10 बजे 11 बजे कोई टाइमलाइन डिसाइड कर लो, उसके बाद फोन दूर, ठीक है ना। एटलीस्ट डेटा ऑफ कर दीजिए उसका, ताकि कोई इमरजेंसी में फोन आए तो फोन तो उठा लीजिए। फोन कोई करता नहीं है, बिल्कुल, मेन जो हमारा समय जाता है वो स्क्रोलिंग में जाता है जी वो बंद कर दीजिए आप। तो इंटरनेट का डेटा बंद कर दीजिए, फोन आएगा तो फोन तो उठा लेना जी, फोन तो इमरजेंसी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत से लोगों का होता है ना कि मेरे तो रात में फोन आते हैं, तो इमरजेंसी लीजिए, बिल्कुल, बट डेटा की स्क्रोलिंग बंद कीजिए जी, ठीक है। और अगर बच्चा छोटा है, हालांकि बहुत मुश्किल है, बट कुछ बुक्स वंस इन अ वीक आप उसको रीड आउट कीजिए। उसके साथ लैंग्वेज स्किल्स अगर उसकी बढ़ानी है ना, तो बुक उसको रीड आउट कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, बुक्स रीडिंग का कल्चर खत्म होता जा रहा है जी, तो बच्चे की लैंग्वेज स्किल ही पिकअप नहीं हो रही। वो आजकल वो जार्गन पिक कर रहा है, इंस्टाग्राम की जार्गन लैंग्वेज पिक कर रहा है। तो अगर आपको लैंग्वेज स्किल पिक करनी तो वंस इन अ वीक आप कोई बुक उठाइए और मोबाइल दूर रख के बुक पढ़िए, और बच्चों को अपने पास बैठा के 10 मिनट सुनाइए कि आपने क्या पढ़ा, कोई स्टोरीज, कोई मोटिवेशन। हालांकि ये बहुत बड़ी एज में काम नहीं करेगा, ये बहुत छोटी एज में काम करेगा, जब तक बच्चा 7th 8th 9th 10th तक तब तक ही काम करेगा। 11th 12th में तो बहुत मुश्किल है इसको काम करना, बट दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच वी कैन वर्क आउट। एंड पर ये कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है।
ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे थंब रूल हैं जो हम सबको डेफिनेटली यूज करने चाहिए और जिनसे चेंज आएगा। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं खत्म करते हैं और आगे की पोस्ट कार्ड में आपके जो कमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे आप क्या सुनना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक पॉडकास्ट में तो कवर नहीं हो सकती, तो उनको हम लोग आगे कवर करेंगे। मेरी तरफ से नीलेश सर को सो मच थैंक यू, जो आपने अपना इतना टाइम दिया और सारे पेरेंट्स के सामने पेरेंटिंग के बहुत सारे मुद्दे लेके आए। और मैं जरूर चाहूंगा कि हम ग्रास लेवल पे जाएं और एक एक चीज को समझ के उनको खूब ओपनली डिस्कस करें और सबको यहाँ से, पेरेंट्स को यहाँ से फायदा हो। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर।